धाकड़ खबर, बेखौफज़ुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। मिडिल ईस्ट में जो कुछ चल रहा है उसे एक तो तरीका यह है कि खबरों के जरिए देखा जाए, एक तरीका यह है कि खबरों की खबर के जरिए देखा जाए। तो खबरों से तो मैं आपको रोजाना रूबरू करा ही देता हूं, लेकिन खबरों की खबर लेने के लिए हमें ढूंढना पड़ता है, तलाशना पड़ता है किसी एक्सपर्ट को। तो आज हमारे साथ फिर से एक बार जुड़ने जा रहे हैं डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान साहब। उनसे कई मुद्दों पर बात करेंगे, जैसे सीरिया के अंदर कई सारे बदलाव हुए हैं, वहां की सरकार कह रही है 4 साल बाद चुनाव कराएगी, वहां के जो एक नेता तुर्की में बंद हैं वो अपील कर रहे हैं कि हथियार डाल दो, और कहा जा रहा है कि सेना की जो वहां बनी है सेना, उसके हवाले सीमाओं की रक्षा कर दी जाएगी। ये बड़ा बदलाव जो है एसडीएफ के जरिए जो वहां पे हुआ है वो क्या कहलाता है? इसके अलावा हुतियों ने जिस तरीके से 10 दिनों में 13 हमले इसराइल के ऊपर किए हैं, और उसके बाद जो यूएनएससी की मीटिंग होने जा रही है, उसे कैसे देखा और समझा जा सकता है, और इसमें रूस और ईरान की क्या भूमिका रहेगी? इसके अलावा जिस तरीके से बेनगवीर मस्जिद अक्सा पर पहुंचा और उसने विजय दिवस के नाम पर वहां पर अपना जो भी वो करता है वो किया, उसके क्या माने निकलते हैं? और हमास ने जिस तरीके से कह दिया है कि जो इसराइल दावे कर रहा है इस्माइल हानिया की मौत को लेकर, उसके दावे सही नहीं है। तो आखिर हमास कैसे इजराइल के दावों पर सवाल खड़ा कर रहा है, उन सब के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। अब शुरुआत हम लोग करेंगे सीरिया की खबरों के साथ। सीरिया की सरकार का यह कहना कि हम 4 साल में चुनाव करा पाएंगे, 4 साल में ही यहां पे संविधान बन पाएगा, यानी अभी तक जो है चीजें लग रही थी कि साल 6 महीने में कुछ हो जाएगा चुनाव उनाव का, वो नहीं हो रहा है वहां पे। नहीं, ऐसा तो उन्होंने नहीं किया कि 4 साल के बाद कराएंगे, बल्कि ये कहा कि 4 साल तक लग सकता है। इसका मतलब है कि मामला बहुत गंभीर है, और उसकी वजह एक ये है कि वहां पर जो आबादी है वो बिल्कुल एक तरह की नहीं है, बल्कि वहां बहुत से लोग आबाद है। वहाँ कुर्दी आबाद है जो अलग किस्म के हैं, अलवी आबाद है अलग किस्म के हैं। वहां पर फिर जो शाशानी शीशानी वगैरह जो चेचन से आए हुए थे 2 साल पहले 2 साल पहले, वो हैं। फिर वहाँ के जो मकामी जो अरब मुसलमान है, सुन्नी मुसलमान है, वो हैं, और उनके अंदर बहुत से ग्रुप हैं। और ये जो 2011 से वहां पर जो खाना जंगी हो रही थी, उसकी वजह से बहुत से ग्रुप छोटे छोटे इलाकों पर काबिज हैं। अभी जिन लोगों ने हायर तहरीर शाम जो है, HTS जो है, इसमें जो कब्जा किया है दमिश्क के ऊपर, बल्कि एक तरह से काफी बड़े इलाके पर कोई 70% हिस्से पर कब्जा कर लिया है, उसकी भी जो है वो 22 ग्रुपों का एक मजमुआ है। सबसे बड़ा तो HTS है, लेकिन और भी 21 ग्रुप हैं छोटे छोटे, किसी के पास 500, किसी के पास 1000 है। मुसल्लह लोग, मतलब ये वो आम आदमी की बात नहीं हो रही है, मुसल्लह लोगों की बात हो रही है। तो अब इन सबको जो है जोड़ना इन्होंने पहले दिन से ही शुरू किया था कि कोई भी हथियार हुकूमत के बाहर नहीं रहेगा। मतलब ये कि जो लोग चाहे उनके अपने जो जो गुट हैं उन वो हों या बाहर के जो लोग हैं, इन सबको हथियार गवर्नमेंट को देना होगा। इसलिए हथियार जब सोसाइटी में होगा तो उसका इस्तेमाल भी होता है जी। तो इन्होंने तो तकरीबन एक तरह से लगता है कि मना लिया है अपने लोगों के, जो कि 22 ग्रुप थे, कि ये सब के सब अपने हथियार डाल देंगे और ये वहां की फौज का हिस्सा बन जाएंगे, और सिक्योरिटी फोर्सेस जो भी है उनका हिस्सा बन जाएंगे। तो गोया अलग से उनका वजूद में नहीं रहेगा। लेकिन जो असद जो हुकूमत थी, उसके यहाँ जो जो काम करते थे सिक्योरिटी वाले, इंटेलिजेंस वाले, और जो बड़े खतरनाक किस्म के मिलिशिया थे, एक दो मिलिशिया थे, 20-22 मिलिशिया थे वहां थे बड़े खतरनाक किस्म के, ये लोग जो है इनमें कुछ ने तो हथियार डाल दिए। इन्होंने बिल्कुल शुरू में आने के 2-3 दिन के बाद ही ये कहा कि हमने ऑफिस खोल दिए हर जगह पे। यहाँ पर वो लोग जो कि पहले पुरानी जो गवर्नमेंट जो थी उसके सिक्योरिटी सिस्टम में काम करते थे, ये लोग आके वहां पे अपने असलहे जमा कर दें और हमको एक कार्ड इनको इशू कर देंगे, जिससे कि उनके आना जाना में कोई परेशानी नहीं होगी। तो बहुत से लोगों ने किया, मेरा ख्याल है शायद 50,000 लोगों ने किया होगा, लेकिन अभी भी बहुत से हैं जिन्होंने नहीं किया है। और वो पिछले चंद दिनों में आपको दिखाई दे रहा होगा कि बाहर जगह झड़पें हो रही हैं, कत्ल हो रहा है। बल्कि ये लोग जो जो ग्रुप आज काबिज हो गए हैं दमिश्क में, इनके लोगों को भी मारा जा रहा है। अब ये लोग जगह जगह जाकर के छानबीन करके असले छीन रहे हैं लोगों से, और पकड़ रहे हैं। इसी में एक बहुत बड़ा उनका जो पुराना जो सिस्टम था उसका एक बहुत बड़ा जल्लाद जो है वो मारा भी गया है कल। तो ये काम हो रहा है। और इसके अलावा बाहर का इनके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है।
देखिए इनके साथ ये मसला है कि जब बशार अल असद यहाँ पे था तो अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप वगैरह ने बड़े सैंक्शंस, मतलब वहां पे बहुत सी बंदिशें लगा रखी थी। इनका सामान मत खरीदो, इनका सामान मत, इनको एक्सपोर्ट करो, इनके आदमी को आने जाने मत दो, जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी बिल्कुल तबाह हो गई थी। तो अब ये कह रहे हैं, अभी जो नए हाकिम शुरू आए हैं, उनका ऐसे नाम तो जो अहमद अल जो, शरा। जो अहमद शरा असली नाम है, वैसे मोहम्मद अबू मोहम्मद जुलानी बोलते थे पहले। तो इन्होंने ये कहा है कि जो जालिम था वो तो चला गया, अब जो मजलूम है उसके ऊपर सैंक्शन को नाफिज किए हुए हो, ये कह रहे हैं। तो इशारे आ रहे हैं कि ये खत्म हो जाएगा, लेकिन वो लोग जो है अमेरिका और खासतौर से यूरोप जो है, ये इसके बदले को चाहता है जी। मतलब इन सब के ग्रुप होते हैं, इन सब के, अमेरिका ने भी कुछ को पाल रखा है, ब्रिटानिया ने पाल रखा है, फ्रांस ने पाल रखा है, जर्मनी ने पाल रखा है, कतर ने पाल रखा है, सऊदी अरब ने पाल रखा है। तो अब ये सब जो है ये कह रहे हैं कि हमारे लोगों को भी अपनी गवर्नमेंट में शामिल करो, और इसी के साथ जो पुरानी गवर्नमेंट थी असद की, उसके लोगों को भी शामिल करो, अलवी लोगों को भी शामिल करो, कुर्दियों को भी शामिल करो। मतलब एक तरह से बहुत ही मुसीबत वाली बात है, अगर ये सबको शामिल कर देंगे तो ये हुकूमत नहीं कर पाएंगे, कोई भी हुकूमत। अब आप यहाँ दिल्ली में कहिए कि मोदी जी से कहिए कि साहब तुम जो लालू प्रसाद के भी अंदर ले आओ, तुम राहुल गांधी को भी मिनिस्ट्री दो, तुम फला दो, तो ये तो काम ही नहीं कर पाएगा कोई भी जगह पे। तो उनके लिए वहां पे बड़ी मुसीबत इस वक्त है कि सब प्रेशर डाले हुए हैं कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो वो जो तुम्हारा टैग जो डाला हुआ है कि तुम दहशतगर्द हो, टेररिस्ट हो, वो हम नहीं हटाएंगे। तो इसलिए वो धीरे धीरे वो बढ़ रहे हैं। अभी तो पहले तो उनको मुल्क के ऊपर कब्जा करना है पूरी तरह से। अभी एक बहुत बड़ा इलाका मैं समझता हूँ शायद 20-25 या 30% जो है कुर्दियों के हाथ में है। कुछ शिमाल में जो इलाका जो है, जो फ्री जो सीरियन आर्मी के अफसर जिन्होंने पहले ही छोड़ दिया था बशर असद को, उनकी एक इलाके के अंदर हुकूमत हो। तो अभी और इसके अलावा जो वेस्ट में जहाँ पे के अलवी लोग रहते हैं, वहां पर भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे उन लोगों की अभी एक तरह से कब्जा है। तो ये सब पहले तो इनको उनके ऊपर कब्जा करना पड़ेगा, पूरा मुल्क एक करना पड़ेगा, उसके बाद ही जाकर वो चुनाव और लोकतंत्र की तरफ कुछ बढ़ पाएंगे, अपना संविधान लागू कर पाएंगे। इसी क्रम में कुछ घटनाक्रम घट रहे हैं सर। जैसे आपने खबर पड़ी होगी कि तुर्की के विदेश मंत्री ने अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन से बात की और कहा कि कुर्दों को सपोर्ट करना छोड़ दो। एक खबर ये चली कि जो अब्दुल्ला ओकलान है, जेल में बंद है तुर्की की, उनसे मिलने के लिए तुर्की के 2 सांसद गए। उसके बाद उनकी तरफ से एक बयान सामने आया कि वो अपने लोगों से कहेंगे कि हथियार डाल दो। और एक खबर ये चल रही है कि जो बॉर्डर का इलाका कुर्दों के पास है वो इस एसटीएस के हवाले कर देंगे। क्या इन सब के पीछे अमेरिका है जैसे आप बता रहे हैं? अमेरिका आज से थोड़ी है, अमेरिका 50 साल से ये खेल खेल रहा है। जो इराक में जो कुर्द रहते हैं, बहुत बड़ी आबादी है जिसको आज कुर्दिस्तान बोलते हैं, भी चेक कर लीजिए इंटरनेट पे मालूम हो जाएगा। जो मुस्तफा बरजानी के जमाने से इन्होंने सीआईए ने खेल खेला हुआ है कि किस तरह से, और यही नहीं बल्कि और जगहों पर भी जहां पर भी छोटे छोटे इस तरह के ग्रुप हैं, उनको ये जो हथियार देते हैं, पैसे देते हैं, और वहां की जो मकामी गवर्नमेंट है, चाहे वो सीरिया में हो, इराक में हो, सऊदी अरब में भी हो, या यमन में भी हो, मिस्र में भी हो, हर जगह कुछ न कुछ ऐसे ग्रुप बना के रखते हैं ताकि उनसे जो वहां की मकामी गवर्नमेंट है उसके ऊपर प्रेशर डाले। तो ये कुर्द जो है ये आज से नहीं है, 50 साल से, शायद उससे भी ज्यादा ये सीआईए के साथ काम करते रहे हैं। ये मुस्तफा बरजानी जो उनका पहले था मर गया, अब उसके बेटे उठे होंगे, तो ये पूरी तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो इराक वाले हैं उन्होंने तो अपनी एक तरह से गवर्नमेंट बना ली है, हालांकि इराक के अंदर ही है, लेकिन एक ऑटोनोमस स्टेट उन्होंने बना ली है पहले से, वो भी अमेरिका की मदद से, अमेरिका के असलहे, पैसे, सब कुछ जो है। और ऐसे ही वो चाहते हैं कि जो तुर्की में जो कुर्द है वहां भी ऐसे ही हो जाए और ये सब कुर्दिस्तान मिलकर एक बड़ा स्टेट बन जाए। तो अगर ये बन जाएगा तो जो खबरें चल रही थी सर, लग रहा ऐसा रहा था कि तुर्की ने तख्ता पलट करवाया सीरिया में, तुर्की ही जो है भविष्य लिखेगा सीरिया का। तो तुर्की कुछ नहीं कर रहा है, सब कुछ अमेरिका ही कर रहा है। नहीं 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 नहीं, इसमें ऐसा थोड़ी, मैंने कहा ये बहुत से लोग वहां खेल खेल रहे थे वहां पे। हाँ, जो 22 ग्रुप है, 22 ग्रुप को तो 22 जो मुल्क या 22 कम से कम ताकतें हैं उनकी मदद कर रही थी ना। उसमें मैंने आपको जिक्र किया है, एमिरेट भी शामिल है, कतर भी शामिल है, सऊदी अरब भी शामिल है,
और उसमें इजिप्ट भी शामिल ही होगा, इराक वाले भी शामिल हैं, ईरान वाले शामिल हैं, तुर्की वाले शामिल हैं, अमेरिका शामिल है, जर्मनी, फ्रांस। तो ये सब जो ग्रुप है, तो ऐसा नहीं है कि तुर्की नहीं शामिल है। तुर्की आज जो गवर्नमेंट बैठी हुई है दमाश्कस में, उसको सपोर्ट है तुर्की की, और तुर्की ने उसकी मदद किया, वो इनकार भी नहीं करते उसका। जी। और उसके अलावा जो शिमाल में जो जो सीरियन ऑफिसर्स की गवर्नमेंट वहां बनी हुई, छोटा इलाका है, उसको भी सीरिया की सपोर्ट है। सीरिया का असल जो मकसद है वो ये है कि सीरिया के इलाके में जो कुर्द हैं वो मिल नहीं जाए इन कुर्दों से जो इराक में गवर्नमेंट बनाए हुए हैं, और उसके बाद ये कहेंगे कि भाई तुर्की वाला इलाका भी हमको दो, ईरान वाला इलाका भी हमको दो, सीरिया वाला इलाका भी दो, तो उनका एक स्टेट बन जाएगी। तुर्की ये नहीं चाहता है कि उसका इलाका जो है उससे छीना जाए और उसका इलाका उससे ले लिया जाए। तो ये उसकी ये असल उसका मकसद ये है। तो आपने भी अब्दुल्ला ओजलान की बात की, वहां जो पीकी के वहां एक तंजीम पहले से बनी हुई है, और उसका जो सदर है अब्दुल्ला ओजलान या उसका लीडर है वो अभी जेल में है। तो मुमकिन है कि वहां पे अंदर जेल में रहने के बाद उन्होंने ये सोचा होगा, ये बातचीत आपस में लोगों से की होगी कि भाई जो हम कर रहे हैं ये नामुमकिन है। इसलिए कि तुर्की में इसके बारे में कोई इख्तलाफ नहीं है। तुर्की में चाहे अपोजिशन पार्टी हो या रूलिंग पार्टी हो, सभी एक उसके खिलाफ हैं कि हम जो है अपने मुल्क में एक और स्टेट नहीं बनने देंगे। मतलब वो उनका काट के बनेगा ना वो। तो शायद उन्होंने अब्दुल्ला ओजलान ने अब ये सोचा होगा, बहुत दिन से जेल में, मैं समझता हूँ 10-15 साल जेल में होंगे, सोचा होगा कि भाई नाकाम हम है इस तरह से, और अगर मिलकर काम करें। इससे पहले यही अब्दुल्ला ओजलान तुर्की के स्टेट के साथ मिलकर काम कर चुके हैं, फिर बाद में अलग हो गए। ठीक है। तो अब यहाँ मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूं सर, रोक रहा हूं आपको माफी के साथ में। जो अलावी समुदाय के लोग सीरिया में हैं, बशर अल असद के तख्ता पलट के बाद वो खामोश रहे, बशर अल असद के पिता का मकबरा जला दिया तब वो खामोश रहे, लेकिन एक पुराना वीडियो वायरल हो गया उनके धर्मस्थल पे पथराव का, उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने 3-4 जिलों में उतर के बवाल मचाया, वो क्या उन्होंने अपनी उपस्थिति दिखाने के लिए किया कि अभी हम जिंदा हैं, हमें हल्के में मत लो? नहीं, देखिए वहां पे दो राय है। वहां पे जो बड़े बूढ़े वहां पे हैं, जो बड़े जो अपने इलाके के अंदर अहमियत रखते हैं, वो तो इनके साथ हैं, और इनके साथ उनका लिखित में मुआहदा हो गया है इनके साथ जो है, यानी जो अभी जो नए गवर्नमेंट आई है उसका हो गया है। लेकिन वो दूसरे अलवी, इसलिए कि बशर अल असद उसके बाप जो था हाफिज अल असद, इन्होंने अलवी लोगों को हर जगह घुसा दिया था। आर्मी में घुसा दिया, एयरफोर्स में घुसा दिया, सिक्योरिटी में घुसा दिया, इंटेलिजेंस में घुसा दिया, जो मिलिशिया बनी थी वो उन्हीं की बने। तो उनमें बहुत से लोगों ने अभी असलहा डाल दिया अपना, और उन्होंने कह दिया भाई हम अब कुछ नहीं करेंगे। लेकिन और भी ऐसे हैं जिन्होंने असलहा नहीं डाला है। तो वो जो है एक तरह से मैं समझता हूँ कि एक खुदकशी वाली बात है, इसलिए कि अब कोई इसका इम्कान नहीं है कि बशर अल असद की गवर्नमेंट वापस आ जाए, इसका कोई इम्कान नहीं है। और ऐसी ताकत उनके पास नहीं है। ये जो जो जो, जो भागे हुए हैं भगोड़े हैं, ये भगोड़ों के पास ऐसी ताकत नहीं। असलहा उनके पास जरूर है, पैसा भी होगा उनके पास जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अवाम को, इसलिए कि अवाम तो इनके साथ है। आप देख लीजिए रोजाना हर इलाके के अंदर मुजाहरे जो है वो लाखों लाखों लोग निकल करके मुजाहरे कर रहे हैं, इनके साथ हैं। तो अब जब ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए तो इस किस्म के भगोड़े जो है कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। लेकिन ये फ्रस्ट्रेशन है, इसको फ्रस्ट्रेशन बोलते हैं। फ्रस्ट्रेशन में वो बेवकूफी काम कर रहे हैं जिसमें अपने नुकसान करेंगे। जैसे कल एक उनका बड़ा जो लीडर था, ये कमांडर था एक जो है मिलिशिया का, वो मारा गया कल। तो ऐसे दूसरे भी मारे जाएंगे और पकड़े जाएंगे। ठीक है, आपने कहा कि जनता सड़कों पर निकल कर आ रही है, जश्न भी मना रही है और एसटीएस का समर्थन भी कर रही है, यानी कि नई सरकार के साथ है। दूसरे देशों से भी सीरियन वापस लौट रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो लोग सत्ता में आए हैं ये ग्रेटर इजराइल बनवाने के लिए सत्ता में आए हैं, अमेरिका इनको लेकर आया है तुर्की के जरिए। इस बात में कितनी सच्चाई है? ये बिल्कुल झूठ है। देखिए इसराइल जी है ना, ये वो झूठी मीडिया की फैक्ट्री है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आप अगर आज तवक्को करते हैं कि वो लोग जिनके के इसराइल ने उनके 80%, और अभी कल भी जारी है, आज रात को भी उन्होंने जाकर के सीरिया में अटैक किया है, तो वो लोग जो कि उनके यहाँ अटैक कर रहे हैं, उनके 80% या उससे भी ज्यादा उनके जो जखीरा है, उनके रॉकेट है, उनके
उनके हवाई जहाज हैं, उनके अड्डे हैं, उनके हवाई अड्डे, उनके जो 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 उनके जो समुद्री अड्डे हैं वो तबाह कर रहे हैं, और वो उनको बनाने के लिए आए हैं। मतलब ये बात कुछ पछती है किसी क्या, बिल्कुल इसी उल्लू वाली बात है, बिल्कुल ऐसी बात है जिसको कोई अकल नहीं आने वाली है। लेकिन अगर आप समझेंगे ये लोग बेचारे जो अभी भी आए हैं इतने जमाने के बाद, सन 2011 से मतलब कोशिश कर रहे थे उसके खिलाफ, और ये लोग जो है अभी अपने अपनी हुकूमत को मजबूत कर रहे हैं, सारे लीवर जो स्टेट को उनको पकड़ रहे हैं उनको, और जो इकोनॉमी है उसको ठीक कर रहे हैं। इकोनॉमी बहुत ठीक हो गई। आप ये देख लीजिए कि उनका जो लीरा था, लीरा कितना गिरा है बशर के जमाने में। मैं उसको अपनी मिसाल बताता हूँ। मैं 2010 में गया था, उस वक्त जो है $1 का 6 या 7 लीरा मिलता था, 7 मिलता था। और जब बशर अल असद भागा है उस वक्त $1 का 30,000 लीरा था। मतलब ये कि इतना गिरना तो शायद दुनिया को कोई आपने पिछला जो डिबेट हम लोगों ने किया था उसमें भी इस बात का आपने जिक्र किया था और बताया था कि अब क्या स्थिति हो गई है। अब वापस जो है अब वो वापस जो है 30,000 से 12,000 पे आ गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। $1 का 12 तो बहुत बड़ी ये उपलब्धि है, बहुत बड़ी कामयाबी है उनकी। तो ये सब चीजों को उनको ठीक करना है। सबसे बड़ा ये है कि बाहर की जो ताकतें हैं उनसे कुछ न कुछ सुलह करना है, इसलिए कि जो उनके ऊपर टैग लगा हुआ है टेररिज्म वाला वो उनको हटवाना है। फिर जो अंदर बहुत से जो फोर्सेस है सबको ला करके एक मेज के ऊपर जमा करना है और सबके साथ कुछ न कुछ जो है ले दे करके करना है। तो ये इतना आसान काम नहीं है। अब ऐसे में आप चाहें कि वो लोग जाके इसराइल पर अटैक करेंगे तो बेवकूफी वाली बात है। हमको अपना घर ठीक करना है कि हम जाकर बिल्कुल। ये सवाल मैंने आपसे उसी तरीके से पूछा जैसे कुछ लोग यासर अरफात के बारे में एक नैरेटिव बनाते हैं कि वो भी इजराइल का ही एजेंट हुआ करते थे, तो उसको क्लियर कराना था। और आपसे बेहतर कौन क्लियर कर सकता है ये भी लोग जानते हैं। लेकिन अब रुक करते हैं यमन का। 10 दिनों के भीतर यमन के हूतियों ने इजराइल पर 13 बार हमले किए हैं, लेकिन जो हमला, वहां पे ज्यादा लोग नहीं मरे इजराइल में, लेकिन जो हमला इजराइल ने, अमेरिका, ब्रिटेन ने किया उसमें पहले खबर आई 6 मरे और अब पुष्टि हो रही है कि 16 मर चुके हैं। ये हमला करे तो कोई मरता नहीं है, वो हमला करें तो मरते हैं। ये क्या कहानी है सर? नहीं, इसराइल और अमेरिका के हमले से यमन में लोग मर रहे हैं, ऐसा तो नहीं, किसने कहा? नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि यमन में मरे, लेकिन जब यमन की तरफ से हमला इजराइल पे होता है तो वहां पे तो लोग नहीं मरते। नहीं, इसराइल तो बताता नहीं ना। इसराइल के यहाँ मिलिट्री सेंसरशिप है, और जगहों पे नहीं है। इसराइल हमारे इंडिया में भी नहीं है मिलिट्री सेंसरशिप। इसराइल में मिलिट्री सेंसरशिप है। अगर आपने जो उनके जो फौजी वो राज हैं उसको अगर बाहर कर दिया, छाप दिया, तो आपके लिए जेल है, कई साल जेल पहुंच जाएंगे आप। तो इसराइल इस माने में जो है डेमोक्रेटिक मुल्क नहीं है, तो वहां पर आजादी नहीं है। अभी देखिए अब हनिया के बारे में अभी उन्होंने कहानी बना करके अभी दिया है कि साहब उस पे हम बात करेंगे अभी फिलहाल। इतना बता दूं कि उसको फौज ने ऐलान किया कि भाई इसको आप छाप सकते हो, तो वो उनका सेंसरशिप है। इसको मान लीजिए आप। ये बात आपको 10-15 साल के बाद मालूम हो कितना इनका नुकसान हुआ था। नुकसान तो बहुत हुआ है। अब ये कहते हैं कि साहब भागने में 15 लोग जो है जख्मी हो गए। अबे ये कैसे लोग होते जो भागने में जख्मी होते हैं? यानी जो उनका आ रहा था तो उनके सुपरसोनिक, उनके पास जो रॉकेट है वो सुपरसोनिक है, जिसका कि इनके पास तो सुपरसोनिक की जो आवाज से भी तेज है वो रॉकेट जो है। जी, हाइपरसोनिक मिसाइल उनके पास आ गया है सर, हाइपरसोनिक। हाँ, तो इनकी बड़ी कामयाबी है और तो वो पीछे नहीं हट रहे। हालांकि अमेरिका भी, बरतानिया भी और खुद इसराइल भी जाके वहां अटैक कर रहे हैं मुस्तकिल, लेकिन वो पीछे नहीं हट रहे। देखिए यमनी कौम जो है बहुत ही बहादुर कौम है, दुनिया की शायद सबसे बहादुर कौम अगर होगी यमनी कौम है। 100 साल के बाद भी बदला लेते हैं। बाप ने लिया, बेटे ने नहीं लिया, पोता जाके बदला लेता है। उनका ये उनके यहाँ रवायत ही है। तो ये समझना कि इसराइल के पीछे हट जाएंगे वो हट। अच्छा, कुछ लोग, ठीक है, कुछ लोग जो ये बातें कर रहे हैं कि पहले हूती जो हैं उनको साइड किया जाएगा हिजबुल्लाह की तरह, फिर जो है इराक की जो मिलिशिया है उसको खत्म किया जाएगा और लास्ट में ईरान की तरफ बढ़ा जाएगा, ये बातों में कितनी सच्चाई है? ये सब ख्वाब देखते रहते हैं अमेरिका और इसराइल के ख्वाब देखते रहते हैं। इससे पहले भी तो उन्होंने ख्वाब नहीं देखा था कि हम एक नया मिडिल ईस्ट बनाएंगे। अभी तो 2-3 महीने पहले से जो चल रहा था नया मिडिल ईस्ट, कहाँ नया मिडिल ईस्ट है? वो तो नहीं बना वो। तो ये ख्वाब देखते हैं, ये करेंगे ख्वाब चलने को हूथी, या असल नाम तो उनका अंसारुल्लाह है,
अंसारुल्लाह को या यमनी लोगों को जेर नगी करना, उनको 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 गुलाम बनाना कोई आसान काम नहीं है। वो ऐसी कौम हजारों साल से वो काम के तहत और इस तरह से नहीं चलती है, भागने वाली कौम नहीं है, मरने से नहीं डरती है। तो और इसी तरह से इराकी लोग भी बड़े दबंग लोग हैं, इराकी भी बहुत दबंग लोग हैं, और सीरिया के लोग भी हैं। सीरिया के लोग 50 साल से उनकी पिटाई हो रही थी, असद और उसके बाप ने किया था, तो बेचारे जो है अभी वो डरे सहमे हैं और अपने अपने घर को ठीक कर रहे हैं। इसलिए ऐसा समझना कि इसराइल और अमेरिका जो चाहता, अमेरिका ने क्या इससे पहले नहीं, जब सद्दाम हुसैन पर हमला किया था तो नया मिडिल ईस्ट बना रहा था, उसके बाद पे किया, सीरिया पे, यमन पे किया, सूडान पे किया, तो बहुत उन्होंने कोशिशें कर ली, लेकिन वो नया मिडिल ईस्ट अभी तक नहीं बन पाया। ठीक है, अब चलते हैं जो है इतामार बेन-गवीर की तरफ, जो वहां का सुरक्षा मंत्री है। उसने जो मस्जिद अक्सा पर जाकर विजय दिवस मनाने का जो पूरा एक किया है काम, उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसराइलियों का एक बहुत जमाने से ये ख्वाब है कि किसी तरह से मस्जिद अक्सा पे कब्जा कर ले। उनका ये एतकाद है कि इसी जगह उनका उनका जो टेम्पल था, हजरत सुलेमान ने बनाया था टेम्पल, उसके बाद उसको जो है नबूखदनेस्सर ने तबाह कर दिया। उसके बाद उन्होंने दोबारा बनाया, सेकंड टेम्पल बोलते हैं उसको, आगे रोमन जनरल टाइटस ने ला करके 70 ईस्वी में उसको तबाह कर दिया। तो 2 टेम्पल उनके तबाह हो गए। तो वहां पे जो मस्जिद अक्सा इस वक्त है, उसकी जो मगरबी दीवार है, वेस्टर्न वॉल जिसे बोलते हैं, ये लोग उसको वेलिंग वॉल बोलते हैं, मतलब रोने की वॉल बोलते हैं। इनका ईसाइयों का माफ कीजिएगा, यहूदियों का ये ख्याल है कि वो उसी पुराना जो टेम्पल था हजरत सुलेमान का, फिर दोबारा जब बनाया गया तो वो उसी की दीवार है, ये समझते हैं, और जाके वहां पे रोते हैं और अल्लाह पाक से दुआ मांगते हैं कि ये टेम्पल हमको दोबारा बनवा दीजिए। तो ये उनकी बड़ी ख्वाहिश है। तो वो जो टेम्पल बनेगा वो उसी जगह बनेगा जहां मस्जिद अक्सा है, यानी जो मस्जिद अक्सा समझते हैं कि वहीं पर असल में टेम्पल था, तो बनाएंगे। तो उनकी बड़ी ख्वाहिश है, और आज से नहीं बल्कि जब अंग्रेज हाकिम थे वहां पे 1918 से लेकर 48 तक, उस जमाने में भी बार बार इन्होंने कोशिश की और बार बार लड़ाइयां मुसलमानों से इसी बात पर हुई हैं। तो इनकी कोशिश है, लेकिन इंशाल्लाह ये कोशिश कामयाब नहीं होगी, इसलिए कितना बड़ा मसला है। 1969 में जब इन्होंने जलाया था, एक आदमी ने मस्जिद अक्सा को जलाया था, जिसमें कि सुल्तान सलाहुद्दीन का मेंबर वो भी जल गया था और अंदर बहुत काफी नुकसान हुआ था। उस वक्त देखिए दुनिया में कितना वबाल आ गया था, आलम इस्लाम में कितना जबरदस्त वबाल आ गया था। तो मैं नहीं समझता कि वो ऐसा काम करेंगे, इसलिए कि बात चीजें ऐसी होती है जिससे कि फिर जो है हुकूमतों को मुतहर्रिक होने ही पड़ रहा है। आपको लगता है 1969 जैसे हालात आज भी पैदा हो सकते हैं? इतना सब कुछ नंगा नाच इजराइल कर रहा है, रात दिन मस्जिदें उन्हें तबाह कर डाली है, कहाँ? कभी कभी हो जाता है। आप देखिए नुपुर शर्मा ने बेवकूफी की हुजूर बाग के बारे में कहा, कितना बड़ा हंगामा पूरे मिडिल ईस्ट में हो गया। तो ऐसा हो जाता है। चलिए अब अपने आखिरी और अहम सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमास उठ जाते। हाँ, अब अपने आखिरी और अहम सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमास क्यों इजराइल के दावे पर सवाल खड़ा कर रहा है कि जो वो कह रहा है कि उसने इस्माइल हानिया को मारा है, उसने उस तरीके से इस्माइल हानिया को नहीं मारा है? इस पर सवाल उठाने की क्या जरूरत है? मारा तो इजराइल नहीं है ना? नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि इस्राइल ने मारा है, उनको भी मारा है, हानिया को मारा है, हसन नसरुल्लाह को मारा है, उसके अलावा जनरल सुलेमानी को मारा है। इस्राइल कहता है कि उसने मारा है, लेकिन किस तरह से मारा ये मसला है। तो हम इन्होंने इतने दिन के बाद, आज कुछ 2-2.5 महीने के बाद ये कह रहे हैं कि साहब फौज ने ये वर्जन ये निकाला है कि साहब ये ऐसे हुआ है। तो ऐसे हुआ है, उन्होंने कहा कि उन्होंने उनके कमरे में बम रख दिया था और वो बम फटा, उससे वो मरे हैं। तो हमास ने ये कहा है कि ये बात दुरुस्त नहीं है, बल्कि हमास और ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने मिल करके उसकी इन्वेस्टिगेशन किया और ये पाया है कि ये दूर से कुछ 6-7 मील दूर से रॉकेट मारा गया है, जिससे कि वो जो उनके कमरे में आया है। बहरहाल ये गलती तो ये हुई है, जो कि बात पहले से वाज़ेह है कि हनिया उसी ही बिल्डिंग में रहते थे, उसी ही कमरे में रहते थे,
इससे उनको मालूम हो गया, उनके जासूस तो फैले हुए हैं, हर जगह फैले हुए हैं, जरा सा पैसा दीजिए कुछ ना कुछ जो है आपको मालूम हो जाता है। तो उनका ये कहना है कि रॉकेट से मारा है, जो कि 5-6 किलोमीटर के अंदर से वो रॉकेट आया है, उस कमरे को मारा है, इसलिए कि इसराइल को मालूम था। अलबत्ता उनका ये कहना कि हमने वहां पे अंदर कोई बम रखा था, ये कहते हैं वो गलत है। इतनी सी बात है। अच्छा, वो दावे पे सवाल खड़े कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे हुआ था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सर 6-7 किलोमीटर के अंदर से अगर कुछ लोग जाके इस्माइल हानिया पर हमला कर रहे हैं और शॉर्ट रेंज मिसाइल चला रहे हैं, तो इतने बड़ा मुल्क है ईरान, उसको कोई भनक नहीं लग पाई? पर गलती तो हो ही जाती है, ऐसा तो नहीं है, बार बार पकड़ते रहते हैं लोगों को। कितने लोग उनके यहाँ जेल में इस वक्त हैं, कितने लोगों की फांसी भी हो गई, ऐसा नहीं है, पकड़ते रहते हैं, लेकिन ऐसा छूट जाता है इसलिए कि बड़ा मुल्क है। जी। काफी फारसी बोलते होंगे कि मुमकिन है कि ईरानी ही होंगे, या ईरानी जो और इलाकों में भी फारसी बोली जाती है, वहां पर अजरबैजान वगैरह में फारसी बोली जाती है, वहां के लोगों को भेजा होगा, तो कुछ ना कुछ जरूर किया होगा। ऐसा करना नामुमकिन नहीं है, हर मुल्क में ही होता है ऐसा। अब हमारे मुल्क में भी होता है, हर जगह ही होता है कि बहुत से लोग पकड़े जाते हैं और कभी कभी छूट जाता है। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पे रोशनी डाली और फिर एक बार बहुत सारी जो अफवाहें हैं खबरों के जरिए जो लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं, उनको भी आपने दूर करने की बहुत बारीकी से कोशिश की। मेहरबानी, फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ेंगे।